अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। नाज़रीन, पैमरा तरमीमी बिल 2023 जिसे हुकूमत ने वापस ले लिया था, आज इसे सेनेट में पेश किया गया और अक्सरियत राय से ये बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से सेनेट में ये बिल पेश किया गया और उन्होंने इस बिल को सहाफ़ियों के हुकूक का बिल करार दिया। अब ये बिल कौमी असम्बली में दोबारा पेश किया जाएगा। सेनेट में तो ये बिल पेश किया गया और मंजूरी भी हो गई है। कौमी असम्बली में बिल दोबारा पेश किया जाएगा और उसके बाद यहां से इसकी मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत ने ये बिल वापस लेने के बाद दोबारा क्यों पेश किया और अब कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया जाना है, इस सारे मामले का जायजा लेंगे। इसके अलावा इत्तेहादी हुकूमत ने जाते जाते काफ़ी फुर्तियाँ दिखाई हैं और काफ़ी जल्दबाजी में भी नज़र आई है। जाते जाते एक के बाद एक बिल पास किए गए और कुछ तैनातियाँ भी इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से की गई हैं। मेंबर ऑयल ओगरा की दोबारा तैनाती कर दी गई है। फिर निगरां हुकूमत के आने से पहले ही अरबों रुपए के फंड्स जारी करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए 4.5 अरब रुपए की मंजूरी की समरी भी अरसाल कर दी गई है। फिर विफाकी काबीना के अलविदाई इजलास में मुल्क की पहली म्यूजिक पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी गई है। ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में अलविदाई खिताब किया तो उनका इस मौके पर यह कहना था कि हम तवक्को करते हैं कि मुंतखब होकर दोबारा जब अगर हम वापस आते हैं तो महंगाई का जो एक अहम तरीन मसला है उसको हम कम करें। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज काबीना के इजलास से खिताब किया। इसके अलावा कौमी असम्बली में उन्होंने अपना अलविदाई खिताब किया और अपनी 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसकी मुश्किलात का जिक्र किया, जो कारकर्दगी रही वो बताई और एक बार फिर उन्होंने उसी बात को दोहराया कि हमने रियासत की खातिर अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है। इत्तेहादियों का भी उनकी जानिब से शुक्रिया अदा किया गया और ये भी कहा कि आज रात सदर मुमलिकत को असम्बली तहलील करने की समरी में भेज दूंगा और आज ही के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की निगरां वज़ीर आज़म के मामले पर मुलाकात भी होनी थी, लेकिन ये मुलाकात मुलतवी हो गई है और अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल ये मुलाकात हो जाएगी। तो फिलहाल अभी तक निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हो सका है। अब इसकी वजह क्या है, मुलाकात क्यों मुलतवी हुई है और निगरां वज़ीर आज़म का नाम सामने आने में क्यों ताख़ीर हो रही है और जो आने वाली हुकूमत है वो अबूरी हुकूमत होगी या जुज़वक्ती हुकूमत होगी और हुकूमत की मजमूई तौर पर जो 16 माह की कारकर्दगी है वो कैसी रही है, इसका हम जायज़ा आज के प्रोग्राम में लेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। काशिफ रफ़ीक ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मुनव्वर बट ब्यूरो चीफ लाहौर और इम्तियाज़ खान फरहान साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, आपसे ये सवाल है कि पैमरा तरमीमी बिल हुकूमत ने वापस ले लिया था, फिर आज इसे सेनेट में दोबारा पेश किया गया, मंजूरी भी हो गई है। अब ये बिल दोबारा कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा जहां से इसकी मंजूरी ली जाएगी। बताइए कि इसके पीछे आपको वजूहात क्या लगती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, देखें, एक तो ये बिल कौमी असम्बली से पास होके सेनेट को रेफर हुआ था और सेनेट में जब एतराज़ रखा गया तो इसकी सेनेट की कायमा कमेटी को रेफर किया गया, जहां पर तमाम तंजीमें, मैं एक बात बता दूं, ये वाहिद बिल है जिसमें PBA, APNS, CPNE, PFUJ, RIUJ, PRA, एमंड, एसोसिएशन ऑफ ब्यूरो चीफ्स, तमाम की तमाम तंजीमें इस बिल पर मुत्तफिक थी, मां सिवाय 4 एंकर्स के, जिनको इस बात पर एतराज था कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की क्लॉज के ऊपर इशू था, जिसकी वजह से एक बदमज़गी पैदा हुई और कायमा कमेटी से वफाकी वजीर ने यह बिल वापस लिया कि उनका कहना था कि मैं किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो पास नहीं करवाना चाहती और मैं चाहती हूं मुतफिका बिल पास हो। लेकिन जिस वक्त ये बिल वापस लिया गया, उसी वक्त से तमाम तंजीमों ने अपना रद्द-ए-अमल शो किया, अपना रिएक्शन शो किया और उसके बाद पिछले 2 दिन से कौमी असम्बली से और सेनेट से वॉकआउट हो रहे थे और उसके बाद जो है वो तमाम तंजीमें मुतारिक थी और वजीर आजम के साथ भी एक वक्त की मुलाकात हुई जहां पे वजीर आजम साहब की जानिब से ये कहा गया कि ये बिल वर्कर्स का है तो इसको वापस जो है वो ऐवान में लाना चाहिए। जिसके बाद आज हमारी वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये बिल वर्कर्स के लिए जो है वो दोबारा सेनेट में पेश करने की इजाजत लूंगी और सेनेट में दोबारा ले करूंगी और सेनेट से अगर पास हो जाता है विद अमेंडमेंट जिसके ऊपर एतराज है तो उसको हम दोबारा कौमी असम्बली में भेजेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब वहां पे पेश किया गया तो हैरान कुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने क्लियर कट इस बिल की मुखालफत की और उसके बाद अक्सरियती राय से सेनेट से यह बिल विद अमेंडमेंट्स पास हुआ। उसके बाद
बाद ये रेफर हुआ कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली में भी ये मुतफिका तौर पे बिल पास हो चुका है। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो ये बिल जो है वो कौमी असम्बली से भी पास किया जा चुका है विद अमेंडमेंट्स। और मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पे इस बिल में था क्या। देखिए, अगर आपको किसी एक क्लॉज पे इश्यू था तो उस क्लॉज में तरमीम लाई जा सकती है, उसको डिलीट किया जा सकता है, उसमें ऑल्ट्रेशन की जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि तमाम का तमाम बिल उठा के ना उसको डस्टबिन में फेंक दे, और सिर्फ 4 एंकर्स की ख्वाहिश के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ ये तमाम वर्कर्स के लिए एक खुशी की खबर है कि जिसमें, और ये वाहिद बिल है, नहीं तो जो भी कानून साजी हुई किसी में पीबी और एपीएनएस मुखालिफ होती थी और किसी में यूनियंस मुखालिफ होती थी। ये वाहिद बिल है जिसमें तमाम के तमाम इकट्ठे थे एक नुक्ते पे कि इस बिल को पास होना चाहिए, और अल्लाह के फजल करम से ये बिल पास हो गया। अब मसला इस बिल में पास होने का कहां से था? प्रॉब्लम ये था कि कुछ लोगों को ये इतराज था कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं पहले आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं, मुझे भी उसके खदोखाल के ऊपर इतराज है, लेकिन बात यह है कि उस बिल की एक इतराज के ऊपर आप सारे बिल को डस्टबिन नहीं कर सकते हैं। इस बात के ऊपर जो था वो तमाम इकट्ठे हुए और आज ये बिल पास हो गया। और ये वर्कर्स के लिए मैं समझता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत में जाते जाते ये एक बड़ा पुराना मुतालबा था जो उन्होंने हमारा तस्लीम किया, और मरियम औरंगजेब साहिबा ने बड़ी करेज शो की और उन्होंने हमारे इस मुतालबे को माना, और वज़ीर आज़म साहब और तमाम पीडीएम की बातों ने इसको एंडोर्स करके पास करवाया। ठीक है मुनव्वर, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मीडिया कभी भी आज़ाद नहीं हुआ और ना ही शायद ये कभी हो सके, लेकिन ये है कि जबर जो हुकूमती जबर है उससे निकलने के लिए थोड़ी बहुत जो स्पेस मिल सकती थी वो इस बिल के ज़रिए मिली है। और ये हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें इस बात पे मुबारकबाद की, मुझसे क्या कि इन्होंने बड़ी एफर्ट्स करके ये एक ऐसा कानून जो मंजूर करवा लिया जो कि शायद हुकूमत करना नहीं चाह रही थी, उसको डेफर करने के लिए ले गई थी कमेटी में। लेकिन जब ये हमारे साथियों ने इस पर एहतजाज किया और फिर हुकूमत को ख्याल आया कि एक दिन के बाद वो भी सड़क पे होंगे तो फिर हमें इन्हीं लोगों की ज़रूरत होगी, तो फिर उन्होंने रीनिगोशिएट करके तो फिर इस मामले को पुटअप कर दिया। अब अल्लाह करे कि ये साफियों के लिए बेहतरी का सबब बन जाए। ठीक है इम्तियाज साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि सहाफ़ियों के हुकूक के लिए बिल अब आगे चलकर बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शुमाइला, इस पर कल भी हमने जब ये 2 रोज़ पहले बात की थी इस पर, और काशिफ ने कहा जी वर्कर, बिल्कुल वर्करों के साथ साथ मैं समझता हूँ ये मीडिया जो है, मीडिया इदारे जो हमारे इदारे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। एक चीज़ क्लियर कट सामने आ गई है, वरना तो हमारे जो देखने वाले हैं वो जाके अभी भी इसको चेक करेंगे ना नेट के ऊपर, तो परवेज़ मुशर्रफ का ऑर्डिनेंस और इसके जो लेजिस्लेशन है वो उसको इसका डिफरेंस वाज़े तौर पे कर लें। जब मरियम औरंगजेब साहिबा कराची प्रेस क्लब आई थी तो हमारी भी उनसे गुफ्तगू थी, बड़ी डिटेल बात हुई थी, और जो ये बात आई कि जनाब कराची में अपोज किया, उस मीटिंग में किसी ने बात आई थी हमारे एक ग्रुप की जानिब से, अदरवाइज़ किसी तरफ से वो नहीं हुआ। और डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को जो उन्होंने पूरा डिफ़ाइन किया था कि इस एक्ट में लिखा क्या है और मुशर्रफ एक्ट के अंदर क्या था, तो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल क्लियर हो गया था। जहाँ इसका फ़ायदा वर्कर्स को है वहाँ इदारों को भी है। मेरा ताल्लुक़ काशिफ, मुनव्वर भाई, हमारा जिस PFUJ से ताल्लुक़ है, यानी अफजल भट्ट उसके सरबराह है, अरशद अंसारी हमारे इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं, कभी भी हमने वर्करों के साथ साथ इदारों के लिए भी बात की है, हमेशा की है। चाहे मैं नाम ले सकता हूँ तमाम इदारों के, जब जब वो क्राइसिस में आए हम सब के लिए, हम सारे के सारे कराची से लेकर इस्लामाबाद तक खड़े हुए। तो ये बिल जो है इंशाअल्लाह वर्कर्स के साथ साथ हमारे जो मीडिया है, इदारे हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। जहाँ तक एंकर्स की बात की काशिफ ने, तो शुमाइला मैं और आप हम सब ज़ाहिर के एनालिस्ट के साथ, रिपोर्टिंग के साथ साथ उनके हिस्से का बनते हैं, लेकिन किसी इदारे के ख़िलाफ़ आज तक किसी रिपोर्टर, किसी कैमरामैन, किसी हमारे मीडिया वर्कर्स की वजह से मुश्किलात पेश नहीं आई। जब भी मुश्किलात पेश आई हैं इदारों के लिए, हमारी साफ़ी बरादरी के लिए, ये एंकर्स, सबको नहीं कह रहा मैं, लेकिन एंकर्स की वजह से सामने आई कि वो अपने प्रोग्राम में इस तरह की बातें कर जाते हैं कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा इदारा मुश्किल का शिकार हो जाता है। उनको भी मुश्किल से, ये जिन 4 एंकर्स का जिक्र कर रहे हैं, वो जब जब मुश्किल में आए तो यही काशिफ, मुनव्वर भट्ट और हम सब, इम्तियाज फरहान और हमारे ग्रुप ने उसके लिए बहुत स्ट्रगल की है। और जब तक इनको मसाइल से नहीं निकाला, हम बैठे नहीं हैं सारे,
तो बात ये है कि ये भी कैंपेन चलाई गई थी कि राब इदारों का और वर्कर का कभी भी नहीं हुआ टसल, क्योंकि वर्कर्स के साथ साथ हमारी तंजीमें मीडिया मालकान के साथ, इदारों के साथ खड़ी होती है। और जैसे काशिफ ने बताया, एक से ज़ायद मीटिंग हुई और ये तमाम PBA, APNS, CPNE, हमारी PFUJ और ये तमाम चीज़ें जो मुतालिका इदारे थे वो सारे के सारे ऑन बोर्ड थे। और ये मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे ये हमारे इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, RIUJ, हमारे प्रेसिडेंट अफजल भट्ट, अरशद अंसारी हमारे सेक्रेटरी जनरल, के उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया 2 दिन के अंदर कि ये कामयाबी हमें हासिल हो गई और इसका फायदा सहाफ़ियों को इंशाल्लाह सबको, इदारों को भी, सहाफ़ियों को भी। ठीक है, एक ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इत्तेहादी हुकूमत ने जाते जाते खासी फुर्तियां दिखाई हैं। बड़े अहम बिल जो हैं वो पास भी किए गए हैं। इससे जल्दबाजी की वजह क्या है और ये किसको फ़ायदा पहुंचाएगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नदीम भाई, वेलकम बैक। इत्तेहादी हुकूमत जाते जाते काफ़ी जल्दबाजी में नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। मुनव्वर, आपको वैसे क्या लगता है हुकूमत इतनी जल्दबाजी में क्यों है? निगरान सेटअप से पहले ही अरबों रुपए के फंड्स जारी करने की तैयारियां हैं, फिर मेंबर ऑयल ओगरा की तैनाती भी कर दी गई है। अच्छा, मुनव्वर को शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंची। इम्तियाज़ साहब, आपका इस पर क्या कहना है, जो सवाल मैंने मुनव्वर से पूछा है? देखिए, ये इसमें मुख्तलिफ राय आ रही हैं। जो हमने शायद कल हमने इस पर गुफ्तगू की थी, बहुत सारे फैसले इसलिए किए गए हैं कि ताकि निगरान सेटअप में, हालांकि जो आने वाले वज़ीर आज़म होंगे निगरान, लेजिस्लेशन के मुताबिक उन्हें माली इख्तियारात पहले से ज़्यादा दे दिए गए। लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा बड़े फैसले हैं तो ये निगरान हुकूमत के कहीं कोई डिले ना हो, जो एक इंटरप्रिटेशन, हम इसको तनकीद भी कर सकते हैं कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की जो 2008 वाली गवर्नमेंट थी, 13 में जब मुकम्मल हो रही थी, उसमें भी तेजी से लेजिस्लेशन हुई, फिर 2018 में भी यही हुआ। इसमें ज़रा ज़्यादा है, ये कदर तेज़ है कि अब ज़ाहिर है कि 16 महीने फिर प्लानिंग, वो 5 साल पूरी हुकूमत रही थी, भले वज़ीर आज़म तब्दील हुए थे लेकिन हुकूमत एक ही पार्टी की रही थी। अब ये 16 महीने की थी और एक ज़ाहिर है कि उसमें जो प्राइम मिनिस्टर में, यानी कि जो उन्होंने कहा सैलाब आया, फिर और दूसरे मामलात यहाँ पर आए, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि बिजी रहे, बहुत सारी चीज़ें रह गई और जो लास्ट मोमेंट में समझ आती है कि हमें ये भी करना चाहिए था, वो इस वजह से ये तेज़ी हो रही है। लेकिन ये बात आपकी जो ओगरा वाली है, भी अपॉइंटमेंट होनी थी, केयर टेकर करते, अब ये करके चले गए। ओगरा की सीट पे बैठा कोई भी हो, उसने सिल बट्टे का काम करना है और इमाम दस्ते में आपको और आवाम को और हमें कूटना है, तेल की कीमत बढ़ा के और कम हल्की सी करके। और ये जो फंड्स जारी हो रहे हैं, इसकी एक ज़ाहिर के नीड है, मगर इसका जो चेक और बैलेंस वाली बात है वो ज़रूर होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें निगाह रखनी चाहिए। और केयर टेकर के दौरान ये कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी शुमाइला, बहुत सारी सियासत भी चेंज होगी और इंतज़ामी उमूर भी चेंज होंगे। ये भले कितनी तैयारी करके जाए जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, सिंध से लेके आगे तक, ज़ाहिर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह की तब्दीली नहीं है, सिंध और बलूचिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है, मरकज़ में आनी है, तब्दीलियाँ होंगी। और जो सूरत हाल समझ आ रही है, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, नून के लिए सूरत हाल बेहतर हो रही है। जो जैसे हम प्रोग्राम करके जाते हैं, फिर दोस्तों से मिलते हैं या हमसे दोस्त जब बातचीत करते हैं, तो उसमें जो सूरत हाल आ रही है, आने वाली हुकूमत क्या होगी उस पर हम बार बार बात करते रहेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ना कि गठमट आएगी, कि बड़ी कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होगी। लेकिन कल एक साहब जो थे, जो बैठे थे और बहुत बाख्तियार से आदमी हैं, और उनकी बातों से मुझे ये लगा, जो पॉलिटिकल नहीं है, उनकी बातों से ये लगा कि किसी एक पार्टी को अक्सरियत मिलेगी और वाज़ेह अक्सरियत ऐसी मिलेगी कि वो खुद वो काम करें। और ज़ाहिर है कि उसमें बस ये है कि कम पीपल्स पार्टी मरकज़ी सतह पर उस तरह की एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं है। ठीक है, काशिफ, आप क्या कहेंगे इस जल्दबाजी की हुकूमत में जो जल्दबाजियां दिखाई जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो क्या दुख बयान करूं, काश ये जल्दबाजियां होती डॉलर कम करने में, काश ये डॉलर 2-250 पे आ जाता, काश ये पेट्रोल 150-200 पे आ जाता, काश बिजली ना बढ़ती, काश महंगाई कम होती, काश गरीबों को कुछ सुख होता,
सुख 16 माह में सिर्फ एक हुआ। काशिफ, ये तो सारी ख्वाहिशें अपने ऐसी हैं मुकदमात कि में दम बरी निकल हुए। जाए सुनकर। ये तो बहुत मुश्किल। अपने मुकदमात में बरी हुए, अपने मामलात सीधे किए, अपने आने वाली हुकूमत के मामलात सीधे किए, तहरीक इंसाफ को तितर बितर किया, हाँ। जितने बुलंदो बाग दावे किए कोई अमल नहीं हुआ। सिर्फ एक ही बात हुई जो पिछले 20 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, मईशत डूबी हुई थी, हमने ट्रैक पे डाल दी और अब आगे तरक्की का सफर शुरू हो जाएगा। डिफॉल्ट से बचा अब लिया। दोबारा जब हम आएंगे तो तरक्की, हाँ डिफॉल्ट, अब जब दोबारा हम आएंगे तो तरक्की करनी शुरू कर देंगे। भाई पिछले 3 दफा आप हुकूमत करके गए, क्या तरक्की की, कैसे हो गया सारा काम। सो इस अब सिर्फ जल्दबाजी क्या है, एक दिन में 40-40 बिल पास हुए। आप सोचे यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल ऐसे पास हुए हैं कि किसी को समझ ही नहीं आई। वजीर तालीम खुद कहते हैं मुझे खुद समझ नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बिल पास कैसे हो गए। जिन यूनिवर्सिटियों के बिल आपने HEC से NOC लिए बगैर पास कर दिए, उन यूनिवर्सिटियों का म्यार क्या होगा। अच्छा, अब आप देखें जो सूरत हाल यहाँ बनी है, जो इन्होंने कानून साजियां की, जो ग्रांट्स इशू कर रहे हैं, जो चीजें इशू कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि शायद इंटरम सेटअप प्रोलॉन्ग कर जाए, पता नहीं हम दोबारा आए या ना आए, फिर क्या हो ना क्या हो, तो हम अपने आप को मैक्सिमम कवर कर लें, मैक्सिमम उसको मैनेज कर लें। ठीक है। जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इन्होंने ग्रांट की बात की है, इन्होंने ग्रांट भेज दी है, वो अप्रूव करनी है सेक्रेटरी खजाना ने, और मैं समझता हूँ कि अगर वो जेन्युइन है तो अप्रूव होनी चाहिए। नहीं 6 महीने कूड़ा क्रिकेट उठाएंगे तो मजीद वहां पे अंबार लग जाएंगे कूड़ा क्रिकेट के। लेकिन इशू ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हर चीज तबाह कर दी थी इस मुल्क की, खारजा पॉलिसी, मईशत, डॉलर, IMF, हर चीज तबाह कर दी। ये तो तजर्बाकार थे, यही बुलंदो बाग दावे करके आए थे ना, तो करते ना, लेके आते ना डॉलर नीचे, महंगाई करते ना कम, लोगों को रिलीफ देते ना। अभी तो आप तैयारी पकड़िए, अभी जो इस महीने के बिजली के बिल आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके साथ ये करके क्या गए हैं। उसके बाद जब सितंबर के बिल आएंगे तो उसके बाद आप भी झोली उठा उठा के इनको दुआएं देंगे। और अब आखिर में कितने प्यारे खूबसूरत तरीके से मेरे भाई इम्तियाज फरहान साहब ने ऐसा वो स्लिप मारी है कि उन्होंने बता दिया है कि भाई मरकज में एब्सोल्यूट पावर होगी और मरकज में पीपल्स पार्टी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ तो गेम में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि फिर नून लीग की हुकूमत बना रहे हैं ना आज बैठ के इम्तियाज भाई। सही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं बना रहे, नून की बना रहे हैं ना। और भाई इलेक्शन में लड़ना है, लोगों के पास जाना है, लोगों को बेचेंगे क्या, नैरेटिव क्या बेचेंगे। मैं तो ये परेशान हूं इनसे। सही है, ठीक है। तो देखें, ये सिर्फ सियासी लोग हैं, इन्होंने अपनी लालच, अपना तम्मा, अपनी कहानी, अपना वकार, अपनी सियासत, ये सब वो सीधी की है। ये सब टोपी ड्रामा जी, हमने सियासत तबाह कर दी, रियासत बचा ली। भाई रियासत जो जिनकी है, रियासत हम सब की है, कोई एक रियासत का ठेकेदार ना बने। ठीक है। रियासत के इदारों ने रियासत बचाई है, इन्होंने जो किया है ये माजी की हुकूमतों के इनकी चीजें निकाल के देखने पता लग जाएगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है मुनव्वर, आपका क्या तज्जिया है जो हम बात कर रहे हैं हुकूमत की जल्दबाजी की? अच्छा, मैं माजरे चाहता हूँ, मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम थी तो मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं सका था। अच्छा मुनव्वर, सवाल ये है कि तो मेरे लिए आसानी होगी। अच्छा मुनव्वर, सवाल हम ये बात कर रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत ने जाते जाते जिस तरह की कानून साजियाँ की हैं, जल्दबाजी में जो बिल पास किए हैं, जो तैनातियाँ हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस जल्दबाजी की क्या वजूहात हैं? इसलिए कि उनके पास अभी टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी ये सारे काम किए। और मैं जो अपने भाई काशिफ के महबूब कायद हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको मैं भी कुछ 30 साल से जानता हूँ। जल्दबाजी उनकी आदत है और वो इंतहाई दर्द दिल रखने वाले इंसान है। मैं उनकी जो दर्द दिल के हवाले से 2 मिसालें ज़रूर पेश करूंगा बाद में, लेकिन ये है कि अभी हुकूमत ने जितनी स्पीड दिखाई है, काश ये महंगाई, बेरोज़गारी और अमन व अमान के क़याम के अलावा ये लोगों के मसाइल हल करने में भी इतनी ही स्पीड। शहबाज स्पीड जो है वो बड़ी मशहूर थी सूबे में, वो इसलिए थी कि वो यहाँ पे तरक्याती काम बहुत हुए और लोगों को फौरी इंसाफ भी मिलता रहा और रोज़गार भी आम था, अवाम खुशहाल थे। तो शहबाज स्पीड जो है उसने पाकिस्तान भर में जो है वो शोहरत हासिल की। लेकिन ये चीज़ भूल गए कि उस टाइम पे उनके भाई मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। तो जो चीज़ उनसे
جہاں پہ وہ غلطی کر رہے ہوتے تو ان کی اصلاح ہو جاتی تھی، وہ فیصلہ کہیں اور سے ہوتا تھا تو یہ جو بھی کام ہوتا تھا اس پہ عمل کر کے دے دیتے۔ ٹھیک ہے، ان کے درد دل کے حوالے سے میں ایک بات پوری کر لینے دو کاشف، بات ان کے درد دل کا معاملہ اسی طرح کا ذاتی طور پہ انٹرویو کیا لاہور کی کوڑ لکھپا جیل میں، ایک جلاد ہوتا تھا تارا مسیح، اس کو اس ٹائم پہ 50 روپے پھانسی کے ملتے تھے، لیکن وہ اس نے لاہور میں جتنی بھی پھانسیاں ہوئی ہے اپنی ریٹائرمنٹ تک کم و بیش سینکڑوں 100 سے زائد افراد کو اس نے پھانسیاں دی جی، اور وہ ہر پھانسی کے بعد بڑا روتا تھا کہ یار میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ مجھے پھانسی جو ہے دینی پڑ گی لیکن کیا کروں، میرا روزگار ہی ہے یہ۔ جی، اسی طرح کا معاملہ یہاں پہ بچر خانے میں بھی ہوتا ہے، ایک قصاب بڑا درد دل رکھنے والا، وہ ہر بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ چھری پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی جو محبوب قائد ہے انہوں نے 21 کروڑ 22 کروڑ جو عوام ہے ان کے پیٹ پہ جو ہے نا وہ چھریاں چلائی ہیں، ان کی گردنوں پہ چھریاں چلائی ہیں اور ساتھ میں روتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، بہت انہوں نے کسی ہاں مجبور ہے اس لیے چھری چلا رہے ہیں بھائی، لیکن کیا کریں ہمارا کام بھی یہی ہے، چھری چلانا، ریلیف دینا ہمارا کام نہیں۔ شمائلہ یہ دکھ وہ نہیں ہے۔ اچھا کاشف جلدی سے بتائیں پھر بریک ڈار لیں والا ہے یہ جو دکھ ہے نا، یہ دکھ وہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپسی کا راستہ ہموار نہیں ہو سکا، حکومت چلی گئی، یہ دکھ اس بات کا ہے۔ شہباز شریف کے اوپر ایسے دکھ نہیں ہو رہا، شہباز شریف تو بہترین لیڈر ہے، نواز شریف اور زرداری صاحب سے بڑے لیڈر ہیں، اور آپ کے محبوب قائد نہیں ہے نا، آپ کے محبوب قائد نہیں ہے، میرے قائد نہیں ہے، میرے قائد نہیں ہے، یہ ان کے قائد سے میرے گلے ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آنے والی جو نگراں حکومت ہے وہ کیسی ہوگی، نگراں وزیر اعظم کا نام ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے، اور مجموعی طور پر اتحادی حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی کیسی رہی ہے، اس کا جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی آج ملاقات ہونی تھی لیکن یہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے، اب کل یہ ملاقات ہوگی جس میں نگراں وزیر اعظم کا جو نام ہے اس حوالے سے کوئی متفقہ فیصلہ کیا جائے گا۔ منور، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کا نام اتنا صیغہ اعراض میں کیوں رکھا گیا ہے، اور جو ملاقات ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی؟ اپوزیشن لیڈر خاصے مصروف تھے کہ ان کے پاس آج ٹائم نہیں تھا وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے؟ دیکھیں اپوزیشن لیڈر نے جو بات کرنی تھی اس کو پہلے اپنی گارنٹی جو چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہوگی نا۔ اپوزیشن لیڈر کو تو پہلے یہ اپنا وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ جب الیکشن میں جائے گی تو وہ پی ایم ایل ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی، اور ان کی جو خدمات ہیں، قومی خدمات ہیں، جو انہوں نے پی ٹی آئی سے ایک دھڑا توڑ کے علیحدہ ہو کے جو متحدہ حکومت جو ہے اس کو سپورٹ کیا تھا، تو اس کے اوپر تو وہ ان کی خدمات کو اعتراف کیا گیا تھا، اور اسی اعتراف میں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ان کو سیٹ بھی دی جائے گی اور ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک ان کے ساتھ جو ہونے والے وعدے اس میں کوئی شورٹی یا کوئی دوسرا ایسا گرنٹر نہیں آ سکا جس پہ راجہ صاحب کو یقین ہو۔ اب راجہ صاحب تو اپنی اگلی سیاست دیکھ رہے ہیں، آج انہوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے حکومت کی جو کارکردگی تھی اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیا کہ ان 16 مہینوں میں جس قدر مہنگائی اور بے روزگار بڑھی ہے وہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ تو راجہ صاحب نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی دکھا دیا، اور اب وہ شہباز صاحب کو لگتا ہے کہ شاید وہی سیٹ کا لالی پاپ دے کے ان کو راضی کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ فیصل آباد کے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے پلیئر ہیں، لیکن اب وہ ایک ٹائم پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاملہ رکھا اور پھر پی ٹی آئی کی سیٹ کے اوپر وہ ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آ گیا، اور پھر جب پی ٹی آئی سے ان کا معاملہ خراب ہوئے تو انہوں نے ساتھ میں تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ادھر سے بھی لائن سیدھی کر لی، اور وہ عملی طور پر تو اس ٹائم پہ لگ رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی کے وہ اپوزیشن لیڈر ہے، لیکن شاید وہ اپنے جب تک ان کے مطالبات اس کے اوپر ان کو کلیئرنس اور گارنٹی نہیں آئے گی وہ شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ آج وہ اپنی بات کر کے بھی گئے لیکن شہباز صاحب سے نہیں ملے، اور دوسری طرف شہباز صاحب بھی اتنے کچے کھلاڑی نہیں، وہ جس کو کچھ دینا ہوتا
اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو اس کے مطابق ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا دنیا میں ایک مسئلہ ہے بیگرز ہیو نو چوائس. تو شہباز صاحب کے پاس ان کے لیے کوئی چوائس نہیں ہوگی. یہ معاملہ شاید پھر کمیٹی میں جا کے وہ ریزالو ہو. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو آنے والی عبوری حکومت ہے وہ کیسی ہوگی اور ابھی تک کیوں نگراں وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکا ہے اور جو ملاقات ہونی تھی وہ کیوں ملتوی ہو گئی؟ ماضی میں بھی نہیں ہوا، ماضی میں بھی لاسٹ مومنٹ میں جا کے ہوا. اور آپ کو یاد ہے کہ جو یہ پنجاب میں بھی اور ویسے بھی الیکشن کمیشن نے جا کے اس کو طے کیا تھا. ساری چیزیں ایسی ہوتا ہے، لاسٹ ایئر بھی اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا ہے. لاسٹ مومنٹ میں آگے پتہ لگتا ہے کہ فلاں صاحب ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہم اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں کے صلاح سے کچھ نہیں ہوتا. اور صلاحیں بھی شامل ہوتی ہیں اس میں، مشورے شامل ہوتے ہیں، پھر فیصلے ہوتے ہیں. لاسٹ مومنٹ میں جا کے جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یعنی کہ آخری لمحے میں جا کے پتہ چلتا ہے شیروانی کسی کی کسی اور کو فٹ آ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے آپس میں صلاح مشورے کا ایک راستہ ہے اور وہ یہ آخری وقت میں ہی پتہ چلتا ہے. 3 سے 4 جو ریس کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سارا ماحول کلیکٹ کرتا ہے، جو بھی بیہائنڈ بیٹھا ہوتا ہے اس پردے کے پیچھے، اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں دوسری سائڈ پہ لگاتے ہیں. لیکن جو پرائم منسٹر اور جیسے چیف منسٹر سندھ، چیف منسٹر بلوچستان ہوگا تو پھر اندازہ ہوگا کہ اس کی کابینہ کیا ہوگی اور وہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر جائے گا. اس کیئر ٹیکر میں کم از کم میں نے فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ 3 میں تو یہ ہوا اور سندھ میں بھی ہم حصہ رہے کئی اس میں، لیکن یہ پہلی میں دیکھ رہا ہوں جو مرکز میں آ رہی ہے نگراں حکومت. اس میں کم از کم یہ بات نہیں ہو رہی کہ نگراں حکومت انتخاب کرائے گی یا نہیں کرائے گی، ورنہ تو یہ ہوتا تھا بھائی 90 دن میں انتخابات کرائیں گے چلے جائیں گے. اب اس پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ عبوری ہوگی یا یہ نگراں ہوگی، یہ آگے جائے گی. اور اس میں مردم شماری کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ جناب مردم شماری آئی ہے تو، لیکن اگر یہ ڈی لمیٹیشن بھی ہو تو کوئی زیادہ ٹائم لگنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈی لمیٹیشن ضروری بھی نہیں ہے. اب یہ بات آ رہی ہے دیکھیں اس کے لیے آئین میں آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اب اس میں ایک انٹرپریٹیشن کی آ رہی ہے کہ صوبوں کے اندر ڈی لمٹ کر دیا جائے. خاص طور پہ سندھ کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ جیسے ایم کیو ایم اس کی زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے تو آبادی کے حساب سے ڈی لمٹ کیا جائے. تو جناب پھر اگر صوبوں کے اندر ہوگی تو آپ کون سے صوبے کے اندر کون سے علاقے سے سیٹ آپ کم کریں گے، کس ڈویژن سے کم کریں گے؟ کیا وہ تیار ہو جائے گا؟ وہ ڈویژن آپ کو لے کے نہیں آ جائے گا احتجاج کرنے کے لیے کہ میری سیٹ کیسے کم کر رہے ہیں، کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ مجموعی طور پر پورے پاکستان کے اندر سیٹوں میں اضافہ ہونا ہے. اس کے بعد خود بخود ہو جائے گا جی کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد یا اپنا یہ پشاور وغیرہ کی کتنی سیٹیں ہوں گی اور جو ہمارے دیہی علاقے ان کی کتنی ہوگی. یہ بھی ایک بحث ہے اپنی جگہ. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کے اندر ڈی لمیٹیشن ہو جائے گی اور اس میں سیٹیں بڑھ جائیں گی آئیں گی، ورنہ تو آئین میں لکھا ہوتا ہے تعداد صوبوں کی کتنی ہے، اسلام آباد کی ملا کے سارے، اس میں تو ابھی فی الحال تبدیلی کر نہیں سکتے آپ کو لیجسلیشن وہ آئینی امینڈمنٹ چاہیے. اب وہ آنے والے وقت میں ہوگی تو اس کو کور کس طرح دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ ایک طریقہ کار آگے دیکھا جائے گا. بہرحال جو بھی نگراں حکومت آئے گی ہمیں اچھی خیر کی اس سے توقع رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اور جو یہ باتیں جیسے ہم دوست بھی کر رہے ہیں نا، ظاہر ہے کہ ہم عوام کی بات بھی کرتے ہیں، اپنی بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری آپ کی ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ اللہ نے ہمیں میڈیا دیا ہے تو اس میں ہم گائیڈ بھی دیکھیں. جیسے ریسورسز ہوں گے نا، کتنا بڑا ترم خان ہو، جب اس کے بعد ریسورسز نہیں ہوں گے نا وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو ہمیں جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کی فائنینشیل مشکلات کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کیا ہوا ہے، لیکن کم از کم یہ ہوا اس حکومت میں پی ڈی ایم کی کہ پاکستان تنہائی سے نکل آیا کہ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ملک سے اس کا ریوائول ہوا، ساری چیزیں ہوئی، یعنی کچھ مثبت پہلو بھی. بالکل. اب آپ دیکھیں بلاول بھٹو نے کل جو تقریر کی سنجیدگی کے ساتھ بہت اچھی پازیٹیو، بالکل بے نظیر صاحبہ کی طرح، لیکن اس کے بھی ہم نے غلط معنی لینا شروع کر دیے کہ جناب چارج شیٹ پیش کی اس نے فیوچر کی پلاننگ کی. اس کی یہ پہلی اسمبلی ہے بلاول بھٹو کی، آخری نہیں ہے، پہلی اسمبلی ہے. کل بات بھی کی تھی، انہوں نے کھل کے بات کی. مریم صاحبہ کی تو ابھی ہے نہیں نا، تو یہ تو ہمیں پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. کاشف، آنے والی حکومت آپ کیسی دیکھ رہے ہیں؟
जुज़ वक्ती होगी या फिर उबूरी हुकूमत होगी? निगरां वज़ीर आज़म का नाम भी सामने नहीं आया। आप तो शहर इक़्तिदार में हैं, कुछ अंदर की खबरें हमारे तक पहुँचाएं। और काशिफ, शेख रशीद साहब का भी बता दें, किधर है वो? उधर आपके तो पड़ोस पिंडी के ही है ना, तो कहाँ है ये हमारा पिंडी बॉय? अच्छा जी शुमाइला, ये बड़ी ज़्यादती होगी कि हम अपने अपोजिशन लीडर को खराज तहसीन ना पेश करें इस फोरम से कि उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि असम्बली की तहरील होने से चंद घंटे पहले उनको आवाम का दर्द महसूस हुआ और उन्होंने पीडीएम की हुकूमत का पोस्टमार्टम कर दिया। देखें, उनको तो सराहना चाहिए कि उन अपोजिशन लीडर ने बहुत अच्छा इकदाम किया। अब मजे की बात यह है कि अपोजिशन लीडर साहब भी ऐवान में मौजूद हैं, कायदे ऐवान भी ऐवान में मौजूद है, और कायदे ऐवान अपोजिशन लीडर को खुद कह रहे हैं कि आप खातिर जमा रखिए, कल हम आपसे पहली मुलाकात करेंगे और फिर नाम पे मुशावरत करेंगे, क्योंकि 3 दिन मुशावरत के लिए मौजूद है और उसके बाद 2 दिन कमेटी है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन है। तो इसका मतलब ये है कि 14 अगस्त को जो झंडे की परचम खुशाई है वो लगता तो ये है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ही करें, अगर नाम पे कंसेंसस ना हुआ, और ना अगर हो गया तो फिर कोई और बात है। अच्छा, अब ये तो हो गया प्रोसेस। अब निगरान वजीर आजम की तो हम तो नाम दे दे के थक गए। शहर इक़्तिदार में सुबह उठो, खबरें देनी शुरू करो तो 3 नाम सामने होते हैं, हाँ। और रात सोते तक 3 नाम फिर नए आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि आप किसी एक पॉलिटिकल नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत के ऊपर एग्री ना कर सके। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप एक चीज देखें कि आप नॉन पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल शख्सियत नहीं ला सकते। आप या टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट लेके आ रहे हैं, या अगर ये बात यूं ही है तो। और नंबर 3 कि आप तमाम जमहूरी लोग डेलिबरेटली अपने इलेक्शन को ड्रैग कर रहे हैं। इसका इल्जाम किसी तीसरी जगह पे नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब देखें, अब जिलानी साहब हो, हफीज शेख साहब हो, शायद खान अब्बासी साहब हो, इसहाक डार साहब हो, कोई भी हो, मेरा तो पॉइंट ये है कि मुल्क का सिस्टम चलना चाहिए। अगर हम आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं, फिर आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक चलना चाहिए। और अगर हमने इलेक्शन 90 दिन से 1 घंटा भी आगे किए तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने आइन को सबोताज किया। सही, जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उसकी मिसाल सामने है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट फैसले देगा, आप उसमें कोई जवाब पेश कर देंगे, इलेक्शन कमीशन कहेगा ये मसले हैं, हम नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि इनको यहाँ पे मुझे एक बात करने का मौका जरूर दीजिएगा। जी बिल्कुल, काशिफ अपनी बात मुकम्मल करें। और आखिर में आप परेशान ना होइए, तमाम काबीना के अराकीन को पिंडी में GHQ में आर्मी चीफ साहब ने इस्तकबालिया दिया है। तमाम लोग वहाँ पे गए हैं, काबीना के जो अरकान हैं, अलविदाई मुलाकात है, इस्तकबालिया है, और ये मैंने खबर आपसे शेयर करनी थी, इससे आगे मैं खामोश हूँ। ठीक है, अब आप बोलिए मुनव्वर। शेख रशीद का नहीं बताया। यहाँ पे इतने बुरे हालात नहीं है पाकिस्तान में, यहाँ पे के भी उसको इलेक्शन को डिले किया जाए। सर विंस्टन चर्चिल, उनकी बात आप याद करिए कि जिस टाइम पे जंग अजीम दोइम चल रही थी, तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को बुला के उनसे कहा कि भी क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? सही। तो सब ने कहा हाँ हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। तो उन्होंने कहा हम वर्ल्ड वार 2 जीतेंगे, हम नहीं हारेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो फिर इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। एग्री। ठीक है, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, मुनव्वर आपका बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ खान फरहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अपोजिशन लीडर ने आज जब खिताब किया तो उनका ये कहना था कि पूरी कोशिश होगी कि वज़ीर आज़म के साथ निगरां वज़ीर आज़म का जो नाम है वो फ़ाइनल कर लिया जाए। उम्मीद है कि ये नाम अब सामने फ़ाइनली आ ही जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।